मैं हूं अंशिका पाठक। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज ही सुनेंगे पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज ही पूरा मामला सुनेंगे। मस्जिद में नमाज पर रोक नहीं है, वजू का इंतजाम हो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वजू का इंतजाम करेंगे। शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षा हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे से जुड़े सभी आवेदन जिला जज सुनेंगे। जिला जज स्वतंत्र रूप से सुनवाई करेंगे। एरिया सील करने का ऑर्डर बरकरार रहेगा। 17 मई को जो ऑर्डर दिया गया था एरिया सील करने का, वो ऑर्डर बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में ही जुलाई के दूसरे हफ्ते सुनवाई होगी। वर्शिप एक्ट का भी जिक्र हुआ सुनवाई के दौरान। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई जिला जज करेंगे और इसके साथ ही जिला कोर्ट में ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। कहा जा सकता है कि अब सबकी निगाहें जिला कोर्ट पर ही होंगी। जिला जज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और साथ ही देखना होगा कि क्या कुछ बातें और निकलकर सामने आती हैं। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से 278 पन्ने का लगभग जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें रखी गई। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला किया है कि जिला जज ही सुनेंगे इस पूरे मामले को। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे। उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। जी, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वमान्य है। एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने जो आदेश किया वो एकदम जायज है। जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। जी, एकदम शांति बनाए रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए। माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामला है, वो देखा जाएगा। तो पिछले कई दिनों से देश में ज्ञानवापी विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक विवाद पर सुनवाइयों का दौर जारी है। कल सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश हुई, जिसमें कुछ ऐसे सबूत और साक्ष्यों का दावा किया गया जो सनातन संस्कृति से जुड़े थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष सवाल कर रहा है कि सर्वे रिपोर्ट बाहर कैसे आई, किसने उसे लीक किया। ज्ञानवापी पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सर्वोच्च अदालत ने भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़ी सेलेक्टिव जानकारियां लीक नहीं होनी चाहिए। अपने मेहमानों से हम करेंगे चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में ढेरों प्रमाण मिले हैं, सैकड़ों सबूत मिले हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हैं। दीवारों पर कलाकृतियां, चिन्ह और नक्काशियां सब कुछ एक ही गवाही दे रही हैं। सनातन संस्कृति के सबूत: शिवलिंग, शेषनाग, नागफल, डमरू, स्वास्तिक, त्रिशूल, कमल कलाकृतियां, देव विग्रह, शिलापट। ये सबूत ज्ञानवापी मामले में विशेष कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से सामने आई। इसमें उन चीजों का जिक्र है जो सर्वे के दौरान टीम को मिली है। इसमें हिंदू प्रतीकों के मिलने की बात भी कही गई। 3 दिन चले सर्वे के बाद कमीशन की रिपोर्ट गुरुवार को कोर्ट को सौंपी गई है।
सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। इसका मुस्लिम पक्ष ने खंडन किया था और उसे फव्वारा बताया था। अदालत में रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि तस्वीरें और वीडियो उनके दावे को मजबूत करेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कहीं कुछ भी नहीं मिला। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग वहाँ पे सर्वे में जब गए तो हर चीज़ों का हम लोगों ने बड़ी सूझ और बारीकी से देखा गया। वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों के सामने वहाँ पे, और कहीं भी कोई शंका होती थी तो फोटोग्राफी उसका वीडियोग्राफी करा लेते थे। अगर वादी पक्ष ये कहता था कि नहीं ये है यहाँ पे, जैसे रही बात तो शिवलिंग की, तो वादी पक्ष ने कहा कि नहीं ये शिवलिंग है, प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि नहीं ये फव्वारा है। तो दोनों की उपस्थिति में और प्रशासन की उपस्थिति में उसका हम लोगों ने वीडियोग्राफी कराया, फोटोग्राफी कराया और पूरी रिपोर्ट उसकी तैयार किया गया। इसी बीच शुक्रवार को ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के कारण माहौल गर्म दिखा। बड़ी भारी तादाद में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गए। एक अनुमान के मुताबिक करीब 500 से 700 लोग नमाज के लिए पहुंचे, जिससे मस्जिद फुल हो गई। हालांकि भीड़ देखने के बाद मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद के गेट को बंद कर दिया गया। साथ ही लोगों से किसी दूसरी मस्जिद का रुख करने की अपील की गई। इसके साथ ही वजूखाना सील होने की वजह से नमाजियों से कहा गया कि वे घर से वजू करके आएं। जुम्मे की नमाज को लेकर के ज्ञानवापी परिसर में जो है आज जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे और कहा जाए तो लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है नमाजी यहां पे नमाज करने के लिए पहुंच चुके थे, जिसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरह से अगर कहा जाए तो रोक लगा दी है। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही थी उस बड़े दरवाजे को बंद कर दिया। आप तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुरक्षा के जो यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी वाहन को उधर नहीं जाने दिया जा रहा है। सर्वे से पहले और बाद में ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं और इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए देश की 3 अदालतों में मामला चल रहा है। शुक्रवार को इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जो कि जुलाई तक के लिए टल गई। अब इस मामले में गर्मियों की छुट्टी के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट को यह तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में दाखिल वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पिछले दिनों में देश में बहुत कुछ दिखाई दिया। सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं, देश के कई और मस्जिदों में सर्वे की मांग भी उठी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन मस्जिदों को भी मंदिर तोड़कर बनाया गया। अब तक ऐसे करीब दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ वाराणसी से मदन मोहन की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कल से लेकर अब तक के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन सुनवाई में जो बातें सामने निकलकर आई ये हमने आपको बताया। और साथ ही अब आपको बता दें कि जो जिला जज है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और जो सारी चीजें हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, वो जिला जज के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात बोली उसमें उन्होंने ये कहा कि जो रिपोर्ट्स है वो बाहर कैसे आई। नाराजगी जाहिर किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जो रिपोर्ट्स है उनको बाहर नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि जो सौहार्द है, जो शांति का माहौल है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें कोर्ट की थी। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अली अब्बास काजमी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं। अरूब अब्दुल अजीज सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। एडवोकेट सलाउद्दीन हाईकोर्ट के लखनऊ से हमारे साथ हैं और एडवोकेट एलन राव दिल्ली हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि कोर्ट की बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं चाहूंगी सलाउद्दीन साहब, आप हाईकोर्ट की तमाम जो सुनवाई है वो कर चुके हैं, आपने कई केसेस देखे हैं, कई सारे रूल्स ऐसे हैं जो आपको पता है। लेकिन एक जो चीज इस पूरे मामले में अटकी हुई है वो देखा जाए तो ऑर्डर्स को लेकर और रूल्स को लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर ये चीजें क्या है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो सीपीसी रूल 7 ऑर्डर 11 है ये क्या है, क्योंकि इसका जिक्र बहुत हुआ है आज की सुनवाई में।
आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी जी आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना? जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी डिले है लेकिन आप बोल हेलो। सकते हैं। आर्डर रूल 7 और 11 पर जो आपने हमसे क्वेश्चन किया है, उस पर आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये किसी मुकदमे की मेंटेबिलिटी पर है। 1991 में एक हिंदुस्तान में कानून आया बाबरी मस्जिद के तनाजे को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से 70 साल से बाबरी मस्जिद का मुकदमा 80 साल चला देश के अंदर और तनाव पैदा हुआ, तमाम दंगे हुए, तमाम लोग परेशान हुए, तमाम लोग मारे गए, ऐसी स्थिति देश में दोबारा ना पैदा हो, इसलिए 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया ताकि इस तरह के मुकदमे दोबारा ना आए। हाँ। और उसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो पोजीशन जिस हालत में थी वैसे ही रहेगी, उसको बदला नहीं जाएगा आगे। हाँ। जब एक कानून बन गया हिंदुस्तान के अंदर, कानून में शक्ल ले ली, संसद से पारित कानून बना, एक्ट बना, उसके बाद इस तरह का दावा एडमिट होना ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। और पिछले जो 8-10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमने इस मुकदमे के अंदर तमाम हालात देखे, हमको लगता है न्यायिक प्रक्रिया का इतना मजाक पहले कभी नहीं उड़ा जितना शायद इस मुकदमे में उड़ा है। लेकिन बनाने वाले, मजाक उड़ाने वाले भी तो यहीं से है ना सलाउद्दीन जी। ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी क्योंकि छोटा सा रिएक्शन सबसे ले लेते हैं शुरुआत में। एलन राव साहब, आपको क्या लगता है कि मजाक कौन बना रहा है? जो कानून बनाए जाते हैं, जो चीजें लागू की जाती है, एक प्रोसीजर के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि सलाउद्दीन साहब का कहना है कि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, मजाक उड़ाया जा रहा है, ये इस पर भी आप अपना कमेंट दीजिएगा और जरूर आज जो सुनवाई हुई उस पर भी। देखिए, कानून का कोई मजाक कहे वो मैं नहीं समझता। कानून हमारे देश के एक बेसिस होता है, संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से देश चलता है। कोई किसी की कोई का मजाक उड़ाए तो मैं समझता कोई मजाक समझना नहीं चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को मजाक समझने लगे फिर हमारे देश की कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो जो भी कानून, तो मैं बता दूं, जुडिशरी हमारी काम साक्ष्यों के आधार पर काम करती है, जो सबूत सामने होते हैं उनके आधार पर फैसला किया जाता है। जजेस की भी अपनी मर्जी से नहीं चलती है, लेकिन जो सबूत होंगे उसको देखकर जज का काम है कि एक को सुने, दूसरे पक्ष को सुने, उनके सबूत देखे, दूसरों को सबूत देखे, उसके बाद जो लगता है उसके बाद उसको जजमेंट कर। जज का काम ये है और हमारे देश में सर्वोपरि है और उस पर दावा अगर आप में एडमिट होना है, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है। जिस सवाल पर कानून बन चुका है उस पर दावा एडमिट होना या न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है? इस पर बताएं आप। भी जा सकते हैं और डायरेक्ट ये सीधा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है कि नहीं? अगर लिखा है आपने 7-11 के बारे में, ठीक है, मैं इसके बारे में आपसे विस्तार से जानूंगी। एलन राव साहब, मैं आऊंगी आपके पास, एक कमेंट मैं ले लेती हूँ साध्वी जी से भी। साध्वी विश्वरूपा जी, आज के सुनवाई को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, दिल तो कोर्ट ने दोनों का रखा है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। कहा गया है कि जो एरिया सील करने के लिए बोला गया है, 17 मई को जो ऑर्डर आया, शिवलिंग वाला एरिया वो सील ही रहेगा, लेकिन वजू के लिए एक जगह दी जाएगी मुस्लिम पक्ष को, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे, वो देखेंगे। क्या, कैसे देख रही हैं आप आज की सुनवाई को? जी, ओम नमः शिवाय। जी अंकिता जी, बिल्कुल हम सहमत है, क्योंकि जो हमारा एक पक्ष है, वैसे तो हम पूरे राष्ट्र की तरफ से ही बोल रहे हैं, क्योंकि सबका पक्ष एक ही होना चाहिए, पूरे राष्ट्र की बात है। तो बिल्कुल ये साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर सबकी भावनाओं को देखकर ये लिया गया है, बिल्कुल। और आज भी आपने देखा होगा, कभी भी आपने किसी भी आप मुद्दे को उठा के, मामले को उठा के देख लीजिएगा, हाँ। अगर कहीं भी, अगर हम यहाँ उसकी अयोध्या की बात करते हैं या ज्ञानवापी की बात करते हैं, हमेशा हमने न्यायालय से गुहार की है सत्यता को दिखाने के लिए, साक्ष्यों को दिखाने के लिए, क्योंकि हम भी सिर्फ साक्ष्यों को लेकर ही घूम रहे हैं। हमने भी साक्ष्यों की, तथ्यों की ही बात की है। जैसे कि अभी हमारे अधिवक्ता साहब ने कहा कि किसी भी एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। अगर कोई एक्ट बन चुका है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी कानून
माननीय न्यायालय से ऊपर तो नहीं है, किसी की भावनाओं से ऊपर। देखिए आप सब यही कह रहे हैं कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है फिर छेड़छाड़? कोई नहीं है। अरूब अब्दुल अजीज कानून से ऊपर भी कोई नहीं है जी। अरूब अब्दुल अजीज जी, बनता इसलिए आप है, क्या कहेंगी? कानून किस लिए बनता है? कानून से ऊपर कोई कौन नहीं। कर रहा है छेड़छाड़? कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई अब्दुल कानून से अजीज ऊपर नहीं है। अब्दुल अजीज जी की आवाज नहीं है, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अब्दुल अजीज जी आप अनम्यूट कर दीजिए। हम अगर कुछ नहीं है, चले 91 एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग हर एक रूल हर एक लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग 1 के अकॉर्डिंग तो किसी भी रिलीजन फीचर और कैरेक्टर आप कर सकते हैं एज पर, लेकिन हम उसका मॉडिफाई कर हम उसको कोर्ट रहे हैं। लेकिन ये 91 एक्ट का गलत है, या तो हम और ऑर्डर को और अभी हम पहले उस कानून को खत्म कराइए। आप उस कानून नहीं, को नहीं। पहले खत्म करना चाहिए था। वो कानून खत्म हो जाता, उसके बाद फिर आप चली जाती कोर्ट में। आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। आप तो कानून को मानते नहीं है, और जब अदालतें कानून को नहीं मानेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ इंसाफ की गुहार लगाएंगे? आयकर दोनों चीज को नहीं कर पा रहे, पालन करें, या तो उस एक्ट को फिर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लोगों की आस्था और श्रद्धा जो है वो इतनी ज्यादा बाहर आने लगी है कि लोग कानून को ही भूल जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आलोक वत्स हमारे साथ है, बीजेपी नेता। आलोक जी कैसे देख रहे हैं आज की आप इस सुनवाई को? क्योंकि देखिए कोर्ट ने दिल तो रखा है, हिंदू पक्ष का भी और मुस्लिम पक्ष का भी। कोर्ट ने तो सीधा ये कह दिया कि अब जिला जज जो है सुनवाई करेंगे और इस पूरे मामले को जिला जज ही देखेंगे एक तरह से। अभी कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी इस पूरे मामले में कुछ नहीं किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं जी? कोर्ट का जो भी फैसला आया है वो हमको शिरोधार्य है, सर्वमान्य है, लेकिन अब लड़ाई बहुत स्पष्ट है। हाँ। क्योंकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है एक तरीके से। हाँ। हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में उस रिपोर्ट की एक कॉपी है। हाँ। और उसमें जितने भी साक्ष्य हैं वो सारे यही इंगित करते हैं कि वो एक हिंदू धर्म स्थल था, चाहे देर या सवेर। हाँ। जिला जज के यहाँ हो या मामला फिर हाईकोर्ट में जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, अंतोगत्वा उसकी परिणति यही होगी कि वो हिंदू धर्मस्थल घोषित होगा। क्योंकि जितने भी साक्ष्य मिले हैं, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत दफा आप अपने टेलीविजन पर दिखा चुकी हैं, वो सारे यही इंगित करते हैं कि वो हिंदू धर्मस्थल था। अब बार बार एक चीज का नहीं मिला है, एक चीज का आप प्लीज, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। गुमराह मत करिए देश को। आप मैं कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। आप प्लीज मेरी बात कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। आप बोल रहे थे और अभी से कोर्ट डिसाइड करेगी। सलाउद्दीन जी, पहले से कैसे सलाउद्दीन डिसाइड कर दिया कि वो मंदिर घोषित सलाउद्दीन जी रिपोर्ट पहले ही घोषित कर दिया। सलाउद्दीन जी रिपोर्ट जो दो रिपोर्ट सामने आई हैं, उन दोनों ही रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र है, शीशनाथ का जिक्र है, लालपन का जिक्र है, डमरू का जिक्र है, इन सारी चीजों का जिक्र है। आप बार-बार टोकते हैं, आप बोलने दीजिए पहले। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को बोलने दीजिए। सलाउद्दीन जी, आलोक जी को बोलने दीजिए। ठीक है सलाउद्दीन जी, मैं वापस जाऊंगी आपके पास। एक सेकंड रुकिए सलाउद्दीन जी। आलोक जी, और जिस चीज का ये लोग बार बार जिसको ढाल बना के चल रहे हैं, 1991 का जो कानून पारित हुआ था, देखिए मैं कानून का ज्ञाता तो नहीं हूँ, तो जहां तक मुझे उस कानून के बारे में ढाल नहीं है, कानून है। कानून भारत की संसद प्लीज शांत रहिए, आप दूसरे को बोलने दीजिए। सलाउद्दीन जी आप 2 मिनट इंतजार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सलाउद्दीन जी आपके वक्त पे तो किसी ने नहीं बोला ना कि उस कानून के तहत 1947 के बाद जो भी मंदिर मस्जिद है ये यथाशून्य रहेंगे। उसमें यह कहा गया है कि किसी मंदिर मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन किसी मंदिर मस्जिद के अंदर सर्वे करना इसको कहीं रोका नहीं गया है। और सर्वे पर अगर यह सिद्ध होगा कि ये हिंदू का स्थल था तो उसको ये दिया जाना चाहिए, और अगर मुस्लिम का होगा तो उसको दिया चाहिए। और मस्जिद की जगह इनकी मंदिर नहीं है, वहाँ इनका भगवान स्थापित नहीं है। ये रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ लेते हैं, ये पार्क में नमाज पढ़ लेते हैं, ये ड्राइंग रूम में नमाज पढ़ लेते हैं। हमारे तो वहाँ हमारा देवी देवता स्थापित है, हमारे तो भगवान स्थापित है वहाँ पे। हमारे लिए वो मंदिर है, इनका वो सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है। अली अब्बास काज़मी जी, अली अब्बास काज़मी जी, कौन कर रहा है कानून को?
कौन तोड़ रहा है कानून को, जो कानून बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर जिक्र इस पूरे पैनल में यही हो रहा है कि जो भी चीजें बनाई जाती है, कोई कानून बनाया जाता है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, उसको हमेशा तोड़ दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। कौन है ये लोग फिर? अंशिका जी, ये एक तरफा लोगों की जो है वो एक साजिश का नतीजा है कि एक ऐसे आदमी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है कि जिसकी इंटेग्रिटी जो है वो सारे देश ने देख लिया कि वो एक ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी को एक वो बना दिया जाता है कोर्ट कमिश्नर, जिसने पूरे हिंदुस्तान में शांति और सद्भाव बिगाड़ने का काम किया है। किसकी बात कर रहे हैं आप? तो कोर्ट कमिश्नर जो थे मिस्टर किसकी बात कर रहे हैं? गए वो मिस्टर अजय को की बात कर रहा हूं मैं। उनको तो हटा दिया गया। मुस्लिम पक्ष जो हुआ है वो तो विशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने उनको हटाने की मांग की थी, तो पहले क्यों नहीं हटाए गए वो? जब उनकी कारकर्दगी सामने आई अब तो हटा दिए गए पूरे देश। अली अब्बास काज़मी जी अब तो हट गए, वो हट गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट तो नहीं हटी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो रिपोर्ट को पब्लिश किया है, सबसे बड़ा अपराध। सिर्फ उनकी रिपोर्ट नहीं वायरल हुई है, रिपोर्ट 2 भी वायरल हुई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कि आखिर दोनों ही रिपोर्ट कोर्ट के बाहर कैसे आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको आज उन पर बड़ी कड़ी आपत्ति है कि उन्होंने सबसे जो है गलत काम किया है, और ये रिपोर्ट पूरी उन्होंने जो पूरे उसमें पब्लिश कर दी है। ये माननीय न्यायालय का जी अवमानना है। रिपोर्ट पे तो जाइए, रिपोर्ट किसके फेवर में है? आलोकवत सिंह, रिपोर्ट कैसे बाहर आई? ऐसे अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? ये तो जिन लोगों ने रिपोर्ट बाहर की उनके पास, हमारे पास थोड़ी थी रिपोर्ट। कोई बीजेपी गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट थोड़ी थी। सुनिए अब्बास काज़मी जी क्या कह रहे हैं, कैसे रिपोर्ट बाहर आई? ऐसे अधिवक्ता को नियुक्त कराया जिसने पूरे हिंदुस्तान में माहौल बिगाड़ने का काम किया। आप कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं। कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहे हम। कोर्ट ने नियुक्त किया था, कोर्ट ने हटा दिया। तो शादी कोई बीजेपी सरकार ने नियुक्त नहीं किया था। अली अब्बास काज़मी था, कोई बीजेपी का बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, लेकिन सारे हिंदू मंदिर के पक्ष में आ रहे हैं। आप साक्ष्यों पे जाइए, साक्ष्य किसके पक्ष में है? स्वास्तिक किसी मस्जिद में स्वास्तिक देखा है आपने? किसी मस्जिद में डमरू देखा है आपने? किसी मस्जिद में नाक का देखा है? किसी में पान का पत्ता देखा है आपने? किसी में डमरू देखा है आपने? हमारी नजर में सब धर्म जो है बराबर है, हिंदू आप नाराजगी करते रहिए, लेकिन एक के बाद एक जो औरंगजेब एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, एक सेकंड अंशिका जी, हिंदू मंदिर को तोड़ा, वो सब वापस होंगे एक एक करके। सलाउद्दीन जी, ठीक है सलाउद्दीन जी, मुझे यही बता दीजिए आप कि कोर्ट के रिपोर्ट्स बाहर कैसे आ जाती है? कोर्ट के रिपोर्ट्स बाहर कैसे आ जाते हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हारा शहर, तुम्हारी मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें यकीन है कसूर हमारा निकलेगा। अब आप समझ लीजिए अदालत के क्या हाल है। रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है, अदालत की अवमानना कर रहे हैं, अदालत की अवमानना कर रहे हैं। देखिए और अदालत ने अदालत में उठाई है, कोर्ट को कैसे बोल कोई हक नहीं है अदालत में उठाने का। ठीक है, एक कोई हक नहीं है अदालत चाहिए, चर्चा में जारी रखूंगी। एक सेकंड, आप गलत बात कर रहे हैं। मुझे ब्रेक की सही बात बुरी लगती एक है। सेकंड, आप सभी आप गलत बात कर रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगी और वही सवाल लगातार जारी रहेगा। आप सब बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सारा जिम्मा जिला जज को दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे कहा है कि जिला जज ही इस पूरे मामले में अब सुनवाई करेंगे और जो भी बातें रखनी होंगी वो जिला जज के सामने ही अब रखेंगे दोनों पक्ष। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एलन राव साहब, थोड़ा आपसे समझना था मुझे एक चीज कि कोर्ट ने आज नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने हालांकि अपनी बात तो रख दी कि जिला जज ही पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन एक नाराजगी जो जाहिर की कोर्ट ने वो ये कहा गया कि जो रिपोर्ट्स वायरल हुए, रिपोर्ट्स जो आज आम जनता के हाथ में आप देख लेंगे, किसी के भी हाथ में दोनों ही रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। आखिर ये कैसे पहुंच रही है चीजें? यही गलत बात है कि जो कोर्ट कमिश्नर को आदेश दिया गया था कि आप जाके इंक्वायरी करेंगे, तो उनका काम ये नहीं था कि रिपोर्ट तैयार करके पब्लिक को बांटते, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट का आदेश होता है, उसका
मतलब ये कि जो कोर्ट कमिश्नर ने जो उसने फाइंडिंग इंक्वायरी की है उसकी एक बंद लिफाफे में, वो ओपनली भी नहीं देना, बंद लिफाफे में कोर्ट को देना चाहिए था और इसीलिए कोर्ट ने नाराजगी करके मिश्रा को हटा भी दिया इस बात में, क्योंकि वो बार बार मीडिया में बता रहे थे ये चीजें सब सीक्रेट होती हैं, सीक्रेट इंक्वायरी होती है, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है किसी भी पार्टी के केस को। इसलिए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कि वो रिपोर्ट आम पब्लिक को भी दे दी गई है। वो ठीक नहीं, वो कहाँ से गई है, वो एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी दोबारा इसमें होगी। आपको ये जो इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट थी वो कैसे किसी को हाथ में चली गई है, ये अलग है और यही कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की इस बारे में। ठीक है, देखिए आलोक वत्स जी, एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है, अब आगे वाराणसी कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा और सुनवाई होगी कि क्या कुछ होना है क्या नहीं होना है। कुछ चीजें कोर्ट ने कह दिया कि देखिए अभी जो चीजें चल रही है उसको एज इट इज रखी जाए, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है, तमाम बयानबाजियां आ रही हैं। ओवैसी साहब ने कह दिया कि 90 के दशक में ढकेल रहे हैं बीजेपी वाले देश को। देखिए, देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो बार बार इस तरीके की शर्मनाक बातें करते रहते हैं, उसमें ओवैसी जी का नाम सर्वप्रथम आता है। इनके ही भ्राताश्री असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन पहले औरंगजेब की मजार पर सैकड़ों मुसलमान के साथ जाके पूजा अर्चना अरदास की, फूल माला चढ़ाया। ये पूरे देश ने देखा। आज तक आपने सुना है कभी भारत के इतिहास में कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक, जिसने हजारों हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया, जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का जनेऊ तोड़ा, जिसने लाखों मंदिरों को ढाकर मस्जिद बनाया और जिसने अत्याचार की कोई सीमा नहीं छोड़ी, उसके मजार पर जाकर, क्या वो शहीद भगत सिंह की मजार थी, क्या वो शिवाजी राणा प्रताप की मजार थी, क्या वो शिवाजी की मजार थी, क्या वो महात्मा गांधी का मजार था? कहा औरंगजेब की मजार पर जाकर इसी ओवैसी जी के भाई ने जाकर पूजा अर्चना और फूल माला चढ़ाया। तो पूरा देश जानता है, आप प्लीज शांत रहिए, पूरा देश जानता है ऐसे लोगों की करतूतों को। और आप एक चीज जान लीजिए कि हमें पहले भी विश्वास था, प्रधानमंत्री बाजार पर आज भी सलाउद्दीन जी, आज तो मुस्लिम पक्ष के लिए भी कोर्ट में फैसला, आज तो ठीक है आलोक जी, एक बात में सलाउद्दीन जी, ठीक है, प्रधानमंत्री भी गए होगी और हिंदू सनातन धर्म के मंदिर उस पर क्यों नहीं बोलते मिलेंगे। ठीक है आलोक जी, कोई भी ओवैसी नहीं जा सकता है, प्रधानमंत्री जा सकते हैं। क्यों बीच में बोल रहे हैं? जाएंगे तो कर्नल है, आपको पेट और पीएम जाएंगे तो आप भी जाइए औरंगजेब की मजार पर, इसको कौन तय करेगा? चढ़ाइए, आप भी जाइए औरंगजेब की मजार पर, आप भी जाकर वहाँ फूल माला चढ़ाइए। सलाउद्दीन जी, देखिए कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष का तो दिल रखा ना। कोर्ट ने कहा ठीक है आपको वजू के लिए जगह चाहिए, मना तो नहीं किया कोर्ट ने मना तो नहीं किया ना। सुन लीजिए, ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब की मजार पर हम जाके फूल माला चढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? सलाउद्दीन जी, बिल्कुल चढ़ाएंगे, चढ़ाइए, किसने ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन चढ़ाइएगा तो फिर आपके पीएम ने चढ़ाइए चादर, आपके पीएम ने चढ़ाई है, आपके प्रधानमंत्री ने चढ़ाई है चादर, आपके पीएम ने चढ़ाई है। आप प्रधानमंत्री से उनसे सवाल कीजिए सबसे पहले, कहाँ राजा भोज, कहाँ भोज, आप उनसे सवाल करिए जाके ना। प्रधानमंत्री चादर चढ़ाए सेकुलर, हम चलाए तो कमनल, इसको कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री के दिल में इसको कौन तय करेगा? कहाँ पहुंच गए आलोक जी? प्लीज आप देखिए सलाउद्दीन जी, सवाल वो आदर में गए थे और हम कमनल फीलिंग के तहत गए थे। ठीक है सलाउद्दीन जी, थोड़ा सा रुक जाइए, गर्म क्यों हो रहे हैं? आज तो वजू के लिए भी कोर्ट ने पक्ष लिया है, कह दिया ना कोर्ट ने कि चलिए आप लोग परेशान मत होइए, जगह दे दी जाएगी वजू के लिए भी। भाई कोर्ट के हर निर्णय को हम मानते हैं, उसका स्वागत है, सम्मान करते हैं, और शायद मुसलमानों से ज्यादा सम्मान किसी ने कोर्ट के निर्णय का नहीं किया होगा। बाबरी मस्जिद के निर्णय का हमने स्वागत किया, हम आज भी कोर्ट पर डिपेंड है, कोर्ट पे पूरी आस्था रखते हैं। कहाँ स्वागत? ओवैसी तो कहते हैं ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं छीन लिया हमसे, बाबरी मस्जिद छीन लिया गया। आप कहाँ कोर्ट की हिमाकत कर रहे हैं? जो भाषण आ रहे हैं और संदेश आ रहे हैं, साध्वी विश्वरूपा, लेकिन उसके बाद ही मना किया। जी अंकिता जी देखिए, अब ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय की हम सारी बातों को मान रहे हैं, उसके बाद भी जब सर्वे के लिए कितना रोका गया, या सर्वे के समय से आप देख लीजिए कितने वहाँ हजारों मुसलमान भाइयों ने आके, और सबसे ज्यादा ये
एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इसको अपनी लड़ाई क्यों मान रहे हैं। जैसे कि अभी बात हो रही थी, औरंगजेब के आप वंशज मान रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र में आके मुगलों ने यहाँ पर आके आपका भी धर्मांतरण करा दिया है। आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान या कोई सत्ता का तो झगड़ा है ही नहीं। यहाँ जो लड़ाई है, जो मुद्दा है राष्ट्रवादी वर्सेस मुगलों ने धर्मांतरण कराया होता, अगर कुछ भी गलत, आप छोटी सी बात बताइएगा, जब सर्वे के लिए कमीशन कमेटी जाती है, कि मामले को पर्सनल लेकर क्यों चल रहे हैं, मामले को पर्सनल लेकर मत चलिए ना, देश के लिए सोचना चाहिए। औरंगजेब मैं मान सकता हूँ कि कभी क्रूर हो सकते थे, तो क्या आप क्या है, अगर औरंगजेब ने गलती की थी तो आप भी वही गलती करेंगे। अगर औरंगजेब ने गलती की थी तो वही गलती आप भी करेंगे। वजू खाना बहुत गंदा है, वहाँ गंदगी में नहीं जाना है, परंतु जब वो टीम वहाँ जा रही है, हिसाब से औरंगजेब उसके बाद सुनिए, आप जब आपकी बात की जाती है तो शांतिपूर्वक सुनी गई थी, तो आप भी मस्जिद डिबेट का मतलब यही होता है कि दूसरे की बात सुनी जाए, बीच में आप ना बोले, जो कोई बात बोली जाती है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, जब आपकी बारी आएगी आप उसका जवाब दीजिएगा। जब वहाँ सर्वे के लिए टीम जाती है, एजाज नाम के भाई साहब वहाँ पर रोकते हैं कि वजू खाना की तरफ ना जाएं, क्योंकि मन में चोट था। उसके बाद जब शिवलिंग मिलता है, उसके बाद कहते हैं कि लोहे का शिवलिंग है। जब वो हमारे महन साहब ने साफ किया, महन जी ने साफ किया, तो बिल्कुल वो लोहे का नहीं था। तो किन किन बातों को आप मना करेंगे, किन किन बातों से आप मुकरेंगे? ठीक है आलोक जी, मैं जितना जानता हूँ मस्जिद के लिए, मस्जिद तीन तरीके से स्थापित होते हैं, या तो जमीन वक्फ बोर्ड की हो, या उसको खरीदा गया हो, या उसको किसी ने दान में दिया हो। तो ये जो ज्ञान व्यापी मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ पर कौन सा, इन तीनों में कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये मुझे बता दें। ये बता दें कि इस 3 क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है। आप ये बताइए कि सारी दुनिया देख रही हो, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक 50 साल की मेरी उम्र है, मैं उस पर नमाज पढ़ते लोगों को देख रहा हूं। इससे बड़ा एविडेंस आपको क्या चाहिए? तो वहाँ पर तो कुछ समय पहले दावा तो आप कर रहे हैं कि मेरा है, आप साबित करना है। सबूत का बाहर वादी पे होता है। नमाज आप रेलवे स्टेशन पर पढ़ते हैं, नमाज आप रोड पर पढ़ते हैं, नमाज आप पार्क में पढ़ते हैं, कि तो क्या नमाज पढ़ने से वो जगह आपकी हो जाएगी? आपको साबित करना, आप मेरे घर में घुसे, आप मेरे घर में घुसे, हम नहीं घुसे। आपको साबित करना है कि मेरा घर आपका है। आप रोड पर आपको डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आप रोड पर नमाज पढ़ते हैं, आप पार्क में नमाज पढ़ते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते हैं, आप एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ नमाज पढ़ने को वो जगह सलाउद्दीन जी, अगर ऐसा होता सलाउद्दीन जी, तो कोर्ट को भी तो दिखाई देता ना। अगर आप ये कह रहे कि हम लंबे समय से वहाँ पर नमाज पढ़ रहे, तो वो जगह किसी एक की नहीं हो जाएगी, और अगर कोई लंबे समय से वहाँ पूजा कर रहा है तो वो जगह उसकी नहीं हो जाएगी। अभी रुकिए, अभी मामला चल रहा है, होता है, सबूत आपको देना है। नाक दिखा दिया, डमरू दिखा दिया, कमल का फूल दिखा दिए, स्वास्तिक दिखा दिए, अब क्या दिखाना चाहते हैं? अरे पता नहीं कौन सा नाक, कौन सा डमरू। वैसे डमरू मेरे घर में पीस बने हुए, आइए मेरे घर में कब्जा कर लीजिए। मेरे घर में शिवलिंग भी बना हुआ, आइए कब्जा कर लीजिए। आइए मेरे घर में शिवलिंग भी बना हुआ, डमरू भी रखे हुए, आइए कब्जा कर लीजिए। 65 करोड़ देवी देवता है आपके, बताइए 3 करोड़ देवी देवता है, किसी का तो निकलिए। अपने घर में शिवलिंग के ऊपर हाथ पैर तो नहीं धो रहे हैं, तो मैं आपका आदर करता हूं। आप अपने घर में शिवलिंग रखे, उसके ऊपर वजू खाना तो आइए मेरे घर पे कब्जा कर लीजिए, किसी की भावना को आहत कर रहे हैं। आइए कब्जा कर लीजिए। ये कब्जा करने की शिवलिंग नहीं हो सकता। वैसुद्दीन अवैसी का भाई करता है, हम लोग हिंदू लोग कब्जा करने की बात नहीं करते हैं। सलाउद्दीन जी, एक सेकंड, तलवार की नोक पर मस्जिद बनाई,
और हम गुहार लगा के अपने मंदिर मांग रहे हैं। ये सहिष्णुता का हमारा कोई ऐसा प्रमाण आपके पास कोर्ट का आदर करिए आप लोग कोर्ट का तो आदर करिए, कोर्ट का तो आदर करिए। आलोक जी ठीक है, आलोक जी आपसे रिक्वेस्ट है, आलोक जी एक सेकंड, सलाउद्दीन जी एक सेकंड, कोर्ट का तो आदर करिए आप लोग। मसला इतना ही है कि सैया भाई कोतवाल तो सारा शहर हमारा है, तो आदर करिए। सैया भाई कोतवाल तो सारा शहर हमारा है, बस यही है। कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ लड़ भिड़ जा रहे हैं, ये कैसी बात? ये आदर करना हुआ कोर्ट का? कोर्ट में मामला तो चल रहा है ना, तो आप लोग ऐसे लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? आपको कितने लोग देख रहे हैं अभी मालूम है? आज 70 साल बाद रिपोर्ट क्या लीक हो गई तो आप लोग उसी के आधार पर लड़ रहे हैं। 70 साल बाद याद आया इनको, ठीक है, 200 साल भी 70 साल बाद याद आया। अब्दुल अजीज जी, हमारा वक्त आया है, सब हम सुधारेंगे। 200 साल बाद याद आया गौरी का, हमने झेल लिया। हाँ सैया भाई कोतवाल तो सारा शहर हमारा है, सैया भाई कोतवाल तो सारा शहर हमारा है। कुछ नहीं है ना? हम गुहार लगा रहे हैं, हम साक्ष्य दे रहे हैं, यही है, हम लूट नहीं कर रहे, हम औरंगजेब की तरह तो आप बताते हैं कि हम क्या खाएंगे, ओवैसी के हम भाई क्या ने कहा था, पहनेंगे, हम कहाँ सोएंगे, अब तो सब आप तय करते हैं ना, कर देंगे। हम क्या खाएंगे, ऐसी बात नहीं की है, क्या बोलेंगे, एलन राव साहब, नमाज पढ़ेंगे, एलन राव साहब, आज जो कोर्ट में चीजें रखी गई उसके आधार पर अब देखें तो कहाँ मामला जा रहा है, कैसा अब मोड़ आने वाला है? क्योंकि देखिए जिला कोर्ट के पास सारी चीजें आ गई हैं, जिला जज अब पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। थानों में मंदिर है, बताइए किस कानून के तहत बना हुआ है? वो अपनी भावना है, अरे आप भावना है, बोले जा रहे हैं क्या बनता है इनका? ये इनको कोई सिस्टम समझ में नहीं आता क्या? कानून को ये नहीं मानते हैं, आपकी बात को भी नहीं सुनते हैं। क्या आप बोल रहे हैं चुप हो जाएंगे? चुप नहीं हो रहे हैं ये लोग, बीच में बोले जा रहे हैं, पर्सनल ले रहे हैं ना। प्रॉब्लम यहाँ एलन राव साहब ये है कि लोग पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनली ले रहे, जैसे इन्हीं का घर हो, इन्हीं की चीजें हो। अरे वेट करिए भाई, कोर्ट ने जवाब अभी मांगा है, थोड़ा वक्त चाहिए कोर्ट को भी, सारी चीजें देखी जाएंगी, सारी चीजें खंगाली जाएंगी। अभी 2 ही रिपोर्ट सामने आए हैं, क्या पता आगे और भी सर्वे हो, क्या पता और भी चीजें निकाली जाए। एलन राव साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जिला जज में अब पूरे मामले की सुनवाई जिला जज करेंगे, जिला कोर्ट में पूरे मामले के आने का मतलब क्या है? देखिए, जिला कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, उन्होंने पहले एविडेंसेस मांगे हैं, दोनों पक्षों से एविडेंस मांगे हैं, उन्होंने अपने अपने एविडेंस दिए हैं, उनके दोनों के वकीलों ने बात की है वहां पर, वादी और प्रतिवादी दोनों ने, और उसके बाद कोर्ट का काम है डिसाइड करना और मेरिट के ऊपर डिसाइड करना। जो एविडेंस है, सच्चाई है, साक्ष्य है, उनके आधार पर डिसाइड होगा। ये किसी के अपनेपन की बपोती नहीं है कि कोई भी आदमी कोई कह दे उसकी बात मानी जाए या दूसरा आदमी कह दे उसकी बात मानी जाए। जो एविडेंस और साक्ष्यों के आधार पर बात होगी, जज उसी पे फैसला करेगा। और एक बात मैं और बता दूं, जज की भी अपनी यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, जो एविडेंस होंगे उसी हिसाब से फैसला करना पड़ेगा। जज साहब भी कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके दायरे में बात करते हैं, और उसी में जो आज जैसे 7 और 11 की बात हुई है, जो आपने ऑर्डर 7 रूल 11 की बात जो की है, उसका मतलब यह कि ये केस मेंटेनेबल ही नहीं है, केस को डिसमिस किया जाए, ये उसकी एप्लीकेशन होती है। लेकिन ये डिसमिस होने वाला केस नहीं है, क्योंकि इसमें एविडेंस शुरू हो चुकी है, अब ये डिसमिस स्टेज पर नहीं हो सकता है। ये भी दलील तो दी गई थी, वो भी गलत दलील दी गई थी। अभी आगे जो अभी एविडेंस चल रही है, सलाउद्दीन जी आप चुप हो जाइए, बीच बीच में मत बोलिए आप। सलाउद्दीन जी कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके कानों में आवाज आ रही है एलन राव साहब। मैं कहाँ बोल रहा हूँ साहब, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? पता नहीं कहाँ से आपको सुनाई दे रहा है एलन राव साहब, आप भड़का दे रहे हैं उनको। वो वैसे गुस्से हो रहे हैं, वैसे ही अपनी पर्सनल बात जो आप कह रहे हैं, घर की बात ले जा रहे हैं कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में बात नहीं है। कानून का इज्जत करिए, आपका वकील साहब है, सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं अपने आप को, तो कानून की इज्जत करिए। हमारे देश में कानून सर्वोपरि भी है। जब अदालतें कानून की, जब अदालतों में कानून के खिलाफ मुकदमे एडमिट हो रहे हैं, आप अदालत पर सवाल खड़ा करेंगे सलाउद्दीन जी? आपने खुद कहा, अदालत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। अदालत में गलत अभी आपने खुद कहा कि मेंटेनेबल नहीं है, आप अदालत के लिए कह रहे हैं। सलाउद्दीन जी, मैं तो शॉक्ड हूँ, आप अदालत के लिए कह रहे हैं कि अदालत में गलत तरीके से चीजें रखी जा रही, क्या अदालत के पास आपका नाम नहीं है? कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूट मेंटेनेबल नहीं है, अदालत पर सवाल चल रहा है, अदालत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल तो उठेंगे। यही तो दुर्भाग्य है कि वकील होकर अदालत कहीं न कहीं सवाल तो उठेंगे जनता के बीच। प्रोसीजर पे क्यों आप एक्ट की बात नहीं कर रहे, आप एक्ट को नहीं मानते, आपसे ज्यादा कौन जानता है? अगर अदालत कानून को नहीं मानेगी तो कौन मानेगा?
अदालत ही कानून, हमारा देश अदालत अगर एक्ट को नहीं मानेगी तो कौन मानेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालत कानून नहीं मानती? अदालत नहीं करेगी आप ये क्या कह रहे हैं सलाउद्दीन जी? सोच कर बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं मानेगी तो कौन मानेगा फिर? मैं ये कह रहा हूँ अगर अदालत कानून का सम्मान नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये टर्म तो आता ही नहीं है कि अदालत अगर कानून नहीं मानेगी, अदालत क्यों नहीं मानेगी कानून? आपने अभी राव साहब ने कहा कि मेंटेनेबल नहीं है सूट, लेकिन चल चलेगा तो चलेगा। आज अदालत ने तो बल्कि पक्ष, आज अदालत ने तो दोनों पक्षों का दिल रखा ना। बात हुई ये सूट मेंटेनेबल नहीं है फिर भी चल चुका है तो चलेगा, तो नमाज ये कौन सी बात है? मेंटेनेबल नहीं तो पहले रिजेक्ट होना चाहिए था। आपको मालूम है 7/11 में अभी तक उड़ गया होता अगर मेंटेनेबल नहीं होता तो। ये तो अच्छे से मालूम है आपको। जब सबूत केस चल रहा है इसका मतलब दम है उसमें, तब चल रहा है ना। अब ये साबित होगा, अभी बहुत से मुकदमे फाइल होंगे ना, ये बीच में तो अभी देश के अंदर और तनाव पैदा होगा, बहुत से मुकदमे फाइल होंगे। आप इंतजार तो आपने नई परंपरा शुरू की है, बहुत से मुकदमे फाइल होंगे। राव साहब 3 करोड़ देवी देवता अभी सबके मंदिर निकलेंगे, अब तो ये तो शुरुआत हुई है। 3 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ देवी देवता नहीं, आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान की वृद्धि करिए आप अपनी। 3000 मस्जिद मुक्त होंगे भाई, आपको ज्यादा होगी, हमें कम है थोड़ी सी। मंदिर में कन्वर्ट किया था, हमें थोड़ी सी कम है। देखिए अली अब्बास काज़मी, अली अब्बास काज़मी आप हैं जी? हम लोगों के पास जगह नहीं। अली अब्बास काज़मी सुन रहे हैं आप सारी चीजें? को तोड़ के बनेगी, जगह थी नहीं। सुन रहे हैं आप सारी चीजें? व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है इन लोगों की, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है, कानून का सम्मान नहीं हो रहा, संविधान का सम्मान नहीं हो रहा। ये तो तीनों लोग, 2 लोग ही बस ये पूरी जो है उसको डिस्कशन को कैप्चर करके बैठे, कोई सार्वजनिक कोई बात हो ही नहीं रही। व्यक्तिगत अपने आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मैं भी काफी देर से यही देख रही हूँ कि व्यक्तिगत बहुत ज्यादा मामला चला जा रहा है। थोड़ा सा सब्र हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब पूरे मामले की सुनवाई अगर वाराणसी कोर्ट की तरफ से होगी तो थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, चीजें बाहर निकल कर आएंगी। लेकिन लोग यहाँ कानून को ही नहीं समझ रहे हैं। 2 वकील हमारे पास बैठे हैं और दोनों ही वकील नहीं समझा पा रहे कानून क्या है, कानून को क्यों नहीं फॉलो किया जाता है। सलाउद्दीन साहब तो गुस्सा हो जा रहे हैं। मैडम मैंने तो क्लियर कर दिया है कानून क्या है, सारी बात मैंने आपको बता दी। 7/11 क्या है वो बता दिया है, कानून का है क्या कानूनी बता रहे हैं। सवाल है कानून को माना नहीं जा रहा है। आलोक जी भी बहुत गुस्से में है, आलोक जी बहुत समझदार, मैं तो वही कह रहा हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे कुछ रहे हैं। और तो कानून की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कानून को माना नहीं जा रहा है। कानून को समझे और कानून कह रहे हैं अब्बास काज़मी जी कि आप गुस्से में आज नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी औरंगजेब की पूजा अर्चना को सार्थक ठहराता है, देखिए विषयांतर जा रहे हैं। आलोक जी इस तरह की बातें ना करें, और थोड़ा सा पानी पी लें अगर चाहें तो पानी पी लें। गलत कहा है आलोक जी? 2 गिलास पानी पी चुके हैं अभी तक। थोड़ा पानी, आप पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ तो मुझे लगता है कि सलाउद्दीन जी से लेकर तमाम गेस्ट को पानी पीना चाहिए, माहौल गर्मा गया। ओवैसी को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आपकी बी टीम का आदमी है। हम पे ओवैसी अब्दुल अजीज कमेंट करिए। ओवैसी जी, अब्दुल अजीज क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इस चीज को बखूबी समझती हैं। ठीक है टीम बन के अब्बास काज़मी जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी, एक सेकंड। कुछ ओवैसी जी आपके लिए बड़े लाभप्रद हैं, आप उनको जानते हैं अच्छी तरह। हम पे ओवैसी जी का कोई कमेंट ना करिए। ओवैसी जी आपके बड़े अच्छे, बड़े प्रिय हैं। कहते हैं कि हमारी बी टीम है, बी टीम के आदमी हैं आप। जा रहे हैं ना। हम ओवैसी जी को कोई वो नहीं मानते। ओवैसी जी भी आप ही की तरह जो भड़काऊ लोगों में आते हैं। तो ओवैसी जी, हमने कोई भड़काऊ चीज नहीं बोला है, मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया है, मैंने तथ्यों पर आधारित बातें की है, जिसका जवाब ये देने में असमर्थ रहे। नहीं, अब्बास काज़मी जी से पूछ लेते हैं। ठीक है अब्बास काज़मी जी, इन्होंने औरंगजेब की पूजा अर्चना करना सही ठहराया है। ठीक है अब्बास काज़मी, ऐसा कौन सा भड़काऊ बयान है, जो भड़काऊ भाषण है, जो ओवैसी जी ने दिया और आप कह रहे हैं कि इनके कहने पर दिया? नहीं, वो इलेक्शन में उन्होंने बहुत कुछ जो है वो हिंदू मुस्लिम किया है, तो हम कभी ओवैसी जी की बात को जो है कभी नहीं मानते। वो भाईचारे के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की बात करते हैं। वो तो आपकी कौम के अपने को सबसे बड़े नेता बोलते हैं, मेरे से बड़ा इस कौम का कोई नेता नहीं है। बीजेपी की मानी जाती है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब्बास काज़मी जी,
अब राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। यहाँ पर ओवैसी का कहना है कि बाबरी मस्जिद तो छीन लिया गया, लेकिन ये नहीं छीनने दूंगा। नहीं, ओवैसी जी जो है वो कानून का सम्मान करें। जब कानून की बात हो रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है मामला विचाराधीन है, तो कानून की बात चलेगी, कानून की बात माननी चाहिए। अब ओवैसी जी हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो या बीजेपी के नेता हो, सबको जो है माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट हम का आपकी जो बात भी मान तो फैसला रहे हैं। आएगा उसको हमको सर्वमान्य होगा। अगर उनके यही विरुद्ध है। आएगा तो उनको सर्वमान्य तो होना इसे चाहिए, आलोक हमारे जी से विरुद्ध आएगा तो हमको सर्वमान्य होना आलोक चाहिए। जी से व्यक्तिगत न लीजिए, आप इतने समझदार इंसान हैं, हम सब भाई भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सब धर्मों का सम्मान करते हैं हम लोग। मैं करता हूँ, तो ऐसा मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। ठीक जी, है, सब धर्मों के सब धर्म एक ही कहीं ना ठीक है, कहीं बस ठीक है। एलन राव साहब, वर्शिप एक्ट का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ। वर्शिप एक्ट क्या है? वर्शिप एक्ट में हमारे देश में कैसे कैसे पूजाएं करनी है, कौन से धर्म की कौन सी पूजा कैसे करनी है, उसमें पूरे धाराएं हैं और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें नियम कायदे कानून सब बताए हुए हैं। सभी को उसके हिसाब से चलना चाहिए हमारे देश में। और वो कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उसमें प्रावधान है, उसमें पनिशमेंट के प्रावधान है। जो उस वर्शिप एक्ट के अनुसार कोई उसका वायलेशन करता है उसमें वो भी उसमें दिया हुआ है। तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ आपको कि हमारे देश में कायदे कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पूरे हर चीज का कानून है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग लॉ बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, उसका सबको हमें पालन करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। वो ठीक है, हमारे देश में एक चीज है कि टेंडेंसी ऑफ केसेस ज्यादा है तो सलाउद्दीन जी, क्या इस वर्शिप एक्ट को फॉलो किया जा रहा है? जी यस, किया जा रहा है। यस, बिल्कुल किया जा सलाउद्दीन रहा है। जी, मैं शुरू से डिबेट पे यही कह रहा हूँ कि इस कानून का पालन ही नहीं हो रहा है। इस कानून को माने नहीं एलन गया राव अभी साहब तक कह रहे हो रहा है, अगर इस आप कह रहे कानून को नहीं हो माना रहा। गया होता तो ये दावा जो कार्रवाई हो रही ना, है उसी के बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। दावा मेंटेनेबल हो ही नहीं सकता था, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो शक्ल थी, वहां जो इबादत होती थी वही होगी। उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला आजादी के पहले का था। तो जब साफ साफ ये कह दिया गया, उसके बाद ये मुकदमा आता है, मुकदमा चलता है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है देश के लिए। ये बात सही है कि अगर इतना ही फॉलो हो रहा होता, वर्शिप एक्ट तो शायद ऐसे मामले आते ही नहीं और इस मामले के बारे में जिक्र ही नहीं होता, इस एक्ट पर सवाल ही नहीं खड़े होते, आते ही नहीं। एलन राव जी, जी दोबारा तनाव न पैदा होता है। सलाउद्दीन जी ने तो सही कहा अब कि अगर फॉलो कर रहे होते वर्शिप एक्ट को तो शायद अब आज इसका जिक्र नहीं किया जाता। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर माननीय अदालत ने, जो निचली अदालत है, वो गलत का कोई काम करे तो हमारे देश में प्रावधान है, उसके जो ऑर्डर्स है उनको चैलेंज करने का प्रावधान है। उसमें सिविल रिवीजन का प्रावधान है। अगली ऊपर की अदालत में जाए, उनको बताएं कि ये जज साहब गलत कर रहे हैं तो वो उनको ठीक कर देंगे। एक लास्ट कमेंट आलोक जी, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। आलोक जी, मैं अपने फाजिल दोस्त से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो मेरे ज्ञान में आया है कि मस्जिद 3 ही जगह बन सकती है, या वक्फ बोर्ड की जमीन हो, या खरीदी हुई जमीन हो, या दान दिया हुआ जगह हो। ज्ञान व्यापी मस्जिद इन तीनों में से किस क्राइटेरिया पर बना हुआ है? सिर्फ इतनी बात बता दें। किससे पूछा आपने सवाल? आप सिर्फ ये बता दीजिए कि गौरी श्रृंगार जो है उसमें मंदिर किस क्राइटेरिया में बना हुआ है? वो हमारी जगह है, हमारी जगह थी। विक्रमादित्य ने उस मंदिर की स्थापना की थी। कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है? कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास हमारा है? तो भव्य मंदिर खड़ा है, काशी विश्वनाथ विशाल का है। आपका तो हमारे पास तो सबसे बड़ा सबूत है, जहाँ स्वास्तिक है, जहाँ देखिए अभी किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और देखिए 100 सालों से नमाज पढ़ कोर्ट रहे में हैं। मामला विचाराधीन है तो इंतजार नमाज करिए पढ़ रहे कि हैं। वाराणसी कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में वापस से मामले में जब सुनवाई होगी तो वहाँ क्या कहा जाएगा। ठीक है आलोक जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अभी क्योंकि मेरे पास समय की कमी है तो इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन मामला विचाराधीन है कोर्ट में और कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी और जिला जज ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जिला जज के पास सारा जिम्मा
दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अली अब्बास काज़मी जी बहुत शुक्रिया आबे बाकी से अपनी बात रखने के लिए। साध्वी जी समझाने के लिए कि धर्म क्या कहता है। और अब्दुल अजीज जी आपने बताया कि समाज में क्या चीजें इस वक्त चल रही हैं। सलाउद्दीन जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और एलन राव साहब बहुत शुक्रिया, तमाम जो कानून है, एक्ट है, उनको समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के। फिलहाल इंडिया के सवाल में इतना ही। नमस्कार।